हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है कि लेखन कला और शहरी जीवन का विकास। तो बच्चों, इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं बच्चों, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है। पहला प्रश्न जो बोल रखा है बच्चों कि आखिर जो मेसोपोटामिया है इस शब्द का अर्थ क्या है और मेसोपोटामिया सभ्यता का प्रमुख उपलब्धियां या विशेषताएं बताइए। यानी मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धि या विशेषता क्या थी। तो बच्चों, पहले तो याद रखना कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो मेसोपोटामिया है, ठीक है, एक यूनानी भाषा का शब्द है। जो मेसोपोटामिया है बच्चों, वो एक यूनानी भाषा के शब्द यानी दो शब्दों से मिलकर बना है, मैसोस प्लस पोटेमोस। अब बच्चों, मैसोस का अर्थ होता है मध्य और पोटेमोस का मतलब होता है नदी। यानी दो नदियों के मध्य स्थित शहर क्या कहलाता है, मेसोपोटामिया कहलाता है। और आज ये मेसोपोटामिया जो क्षेत्र है बच्चों, वो इराक गणराज्य का हिस्सा है। अब बात करते हैं आखिर मेसोपोटामिया की उपलब्धियां क्या थी। तो उपलब्धियों के बारे में बात की जाए बच्चों या विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो बच्चों, पहली विशेषता क्या है कि मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के बीच में स्थित है और शहरी जीवन का प्रारंभ सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुआ था। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, साहित्य, गणित, खगोल विद्या, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी विख्यात है, फेमस है पूरी दुनिया में। इसके साथ साथ बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो मेसोपोटामिया है यानी 2000 ईसा पूर्व के बाद मेसोपोटामिया की जो भाषा और लिपि पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश यानी उत्तर कोरिया और तुर्की और मिस्र में भी क्या होती, फैल गई थी। यानी मिस्र नहीं है बच्चों, मिस्र है, फैल गई थी। और 2000 ईसा पूर्व के दौरान क्या हुआ था बच्चों, एक शहर था बेबीलोन। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण शहर बन गया था और इसका दक्षिणी भाग क्या कहा जाता था, बेबीलोनिया कहा जाने लगा था। लगभग 2000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था बच्चों, यहाँ असीरियाई लोगों का कब्जा होने लगा, ठीक है, और बाद में ये क्षेत्र असीरियाई कहा जाने लगा। इसके साथ साथ क्या हुआ बच्चों कि मेसोपोटामिया की अगर भाषा के बारे में बात की जाए तो मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा थी सुमेरियन, ठीक है, या सुमेरी भी कह सकते हैं। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, अक्कदी भाषा का प्रभाव बढ़ गया, धीरे धीरे अक्कदी लोग आने लग गए और फिर धीरे धीरे आरामाइक भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। आरामाइक भाषा जो थी बच्चों, वो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी और वहाँ आज भी इराक के कई सारे भागों में आरामाइक भाषा बोली जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता की जानकारी के अगर मुख्य स्रोतों के बारे में बात की जाए तो उसमें मूर्तियाँ आ जाती हैं बच्चों, आभूषण, कब्र, मुद्राएँ और लिखित दस्तावेज, ये सारी चीज़ें खुदाई के दौरान मिली थी और ये मेसोपोटामिया के जानकारी के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में पुरातत्व जो खोजों की शुरुआत कब हुई और क्यों की गई और यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया आखिर महत्वपूर्ण क्यों बन गया था। तो बच्चों इसको समझेंगे तो पहला तो याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया में जो पुरातात्विक खुदाई है बच्चों, वो 1840 में खुदाई शुरू हुई थी और ये उरुक और मारी नगर में चालू हुई थी जब यहाँ खुदाई कार्य किया गया था। यानी अगर कहें तो मारी नगर में सबसे लंबे समय तो खुदाई कार्य चला था। भारत का ऐसा कोई भाग नहीं था जहाँ इतने लंबे समय तक क्या चला हो बच्चों, खुदाई कार्य चला हो। अब बात करते हैं कि आखिर यूरोपवासी मेसोपोटामिया को आखिर महत्वपूर्ण मानते क्यों थे। तो बच्चों इसको मैंने वीडियो में भी समझा रखा है, मैंने आपको बताया था कि यूरोपवासी मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण मानते थे क्योंकि जो बाइबल का जो प्रथम भाग था जिसका नाम था ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में क्या है बच्चों, सिमार शब्द का उल्लेख मिलता है और सिमार का अर्थ होता है सुमेरी ईंटों से बना शहर या भूमि। और यूरोप की यात्री और विद्वान ये मानते थे कि मेसोपोटामिया क्या है, उनके पूर्वजों की भूमि है। और जब इस क्षेत्र में जब पुरातात्विक खुदाई हुई या खोज हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट की कहानी काफ़ी ज़्यादा सत्य होने लगी थी। इसके साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात की जाए बच्चों तो याद रखिए सन 1873 में ब्रिटिश म्यूजियमकर्ता द्वारा क्या किया गया था, खोज अभियान शुरू किया गया था और एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने इस अभियान का पूरा खर्चा उठाया था। मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल की कहानियाँ क्या हो बच्चों, उल्लेखित हो, यानी जल प्लावन की कहानी क्या हो बच्चों, उत्कीर्ण हो।
चलिए जल प्लावन की कहानी के बारे में बात करते हैं बच्चों। अब जल प्लावन के बारे में बात करते हैं। पहले देखो क्वेश्चन है हमारा कि जो बाइबल है, बाइबल में उल्लेखित जल प्लावन की कहानी क्या बताती है। तो बच्चों बाइबल के अनुसार जो प्राचीन काल में पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन क्या हो गया था, नष्ट होने वाला था, और जिसे जल प्लावन कहा जाता है। इस महान बाढ़ में क्या कहा जाता है कि परमेश्वर यानी ईश्वर ने क्या किया था, जल प्लावन के बाद पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखने के लिए नोआ नाम के व्यक्ति को भेजा था। इसने क्या किया, एक विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं के जोड़े को रख दिया। जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब चीज़ नष्ट हो गया बच्चों, लेकिन उस नाव में जो बचे जीव जंतु हैं, जो जोड़े थे, वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हो गए। और इससे कहा जाता है यहीं से क्या हुआ था, जीवन की शुरुआत हुई थी। ये कहानी है मेसोपोटामिया की। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा हमारा, मेसोपोटामिया की भौगोलिक अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। और इराक भौगोलिक विविधता का देश है। उदाहरण देकर आप समझाइए कि इराक कैसे एक भौगोलिक विविधता वाला देश है। तो बच्चों पहले तो अगर हम समझेंगे तो पहला तो याद रखिएगा बच्चों कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक अवस्थाओं का वर्णन इस प्रकार से है। पहला तो याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया इराक गणराज्य का हिस्सा है और यहाँ हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है और यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो जाती है। और उत्तर में क्या है बच्चों, स्टेपी घास के मैदान हैं। इसके साथ साथ इसका जो दक्षिणी भाग है बच्चों, रेगिस्तानी प्रदेश है। और वहीं सबसे पहले यानी मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में ही सबसे पहले नगरों का प्रादुर्भाव हुआ था और लेखन प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में हुई थी। तो पेपर में आएगा कि लेखन कला का सबसे पहले प्रादुर्भाव कहाँ हुआ, तो आप बताइएगा मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि यहाँ पशुपालन, खेती और जीविका का मुख्य साधन था। इसके साथ साथ जो ददला और फरात नदियाँ होती थी ना बच्चों, वो ईरान और पहाड़ी क्षेत्रों से क्या करती थी, परिवहन का काफ़ी अच्छा साधन थी। इस रेगिस्तान से में क्या होता था, फरात और ददला नदियाँ अपने साथ क्या करती थी, पहाड़ों से काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी लेकर आ जाती थी और यहाँ जमा देती थी। और नदी की धाराएं जो सिंचाई होती है ना बच्चों, सिंचाई के नहरें मतलब सिंचाई के लिए काम किया जाता था। या गेहूँ, मसूर जैसी फसलों का उत्पादन किया जाता था। इसके साथ साथ क्या होता था बच्चों कि उपज होती थी। मेसोपोटामिया खेती सबसे ज़्यादा उपजाऊ देने वाली खेती थी। खेती के अलावा यहाँ भेड़, बकरियाँ, स्टेपी घास के मैदान और पूरब में मैदान थे। पहाड़ों पे ढाल वाली मतलब पशुओं को पाला जाता था। इनमें भारी मात्रा में मांस और दूध, ऊन मिलता था। इसके अलावा नदियों में कोई भी बच्चों मछलियों की कोई कमी नहीं थी। और गर्मियों में खजूर के पेड़ काफ़ी ज़्यादा खजूर दिया करते थे। और याद रखिएगा बच्चों, मेसोपोटामिया में सबसे पहले जो कृषि का आरंभ हुआ था वो 7000 वर्ष से पहले, 7000 से लेकर 6000 वर्ष पहले क्या हुआ था, कृषि का आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दक्षिण में मेसोपोटामिया में कृषि कई बार संकट से गिर जाती थी। जो दक्षिणी भाग था ना मेसोपोटामिया का, वो कई बार क्या होता है, जो कृषि थी वो संकट में गिर जाती थी। ऐसे कौन से कारक थे जिसके कारण मेसोपोटामिया प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि हमेशा संकट में रहती थी। तो बच्चों होता क्या था कि मेसोपोटामिया की भूमि काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी, लेकिन फिर भी वहाँ क्या होता था, खेती के संकट हमेशा बना रहता था। इसका दो कारण था। पहला था प्राकृतिक। अब प्राकृतिक का मतलब था क्या, तो बच्चों होता क्या था कि कभी कभी जो फरात नदियाँ क्या होती थी, प्राकृतिक धाराओं में इनमें क्या था, काफ़ी ज़्यादा अधिक पानी आ जाता था, जिसके कारण क्या होता है, इसमें फसलें डूब जाती थी। दूसरा, कभी कभी इन नदियों का जो धारा होता था ना, ये रास्ता जो नदियाँ होती थी ये बदल लेती थी, जिसके कारण जो फसलें होती थी वो सूख जाया करती थी। दूसरा था बच्चों मानव निर्मित कारक। मानव निर्मित कारक क्या कहता है बच्चों कि जो पहाड़ी होते हैं ना, पहाड़, तो ऊपरी क्षेत्र में रहने वाले लोग क्या करते थे, फरात नदी के जो पानी है ना निकाल लेते थे और उसका खेतों में क्या करते थे, इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, जिसके कारण क्या था, पानी जो होता था वो नीचे की ओर नहीं पहुंच पाता था। और ऊपरी क्षेत्र में रहने वाले लोग क्या करते थे, नदी में जमी हुई जो गाद होती है ना, गाद मतलब मिट्टी होती है, वो हटाते नहीं थे, जिसके कारण क्या होता, नदी का बहाव रुक जाता था और नीचे वाले लोगों को क्या होता, पानी नहीं मिल पाता था, जिसके कारण नीचे वाले लोगों की फसलें क्या होती, खराब हो जाती थी। तो ये था मेसोपोटामिया की जो फसलें होती थी वो खराब होने के मुख्य कारण थे। अब बात करेंगे बच्चों कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर की आरंभ में शहरीकरण के कारण थे। मतलब प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन
कि ये बढ़ता, मतलब इनका प्रभाव बढ़ने लग गया। तो शहरीकरण किस प्रकार से आरंभ हुआ यहाँ? तो बच्चों हुआ क्या था, ये बात बिना किसी शक के कही जा सकती है कि प्राकृतिक परिवर्तन और कृषि उत्पादकता अधिक होना ही क्या करता है, शहरीकरण को बढ़ावा देता है। इसको निम्नलिखित कारणों से समझेंगे। जैसे क्या होता था बच्चों कि पहला, प्राकृतिक उर्वरता के कारण क्या होता है, कृषि उत्पादन जैसे पेड़ पौधे और घास के मैदानों में क्या बढ़ोतरी होने लग गई, जिससे खेती और पशुपालन आसान हो गया था। दूसरा क्या हुआ, खेती और पशुपालन से मनुष्य का जीवन और ज़्यादा स्थायी हो गया। मनुष्य पहले क्या होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान में भटकता रहता था, लेकिन अब मनुष्य क्या हो गया, स्थायी जीवन जीने लग गया था और आरामदायक उनका जीवन बन गया था, क्योंकि अब उसे भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे स्थान पर काफ़ी लंबी दूरी तक यात्रा नहीं करनी पड़ती थी। इसके साथ साथ क्या होता था बच्चों कि जीवन का स्थायी बनने से अभी किसान अस्तित्व में आ गए और झोपड़ियां बनाकर साथ साथ रहने लग गए थे, जिसके कारण क्या, जो गांव था वो अब अस्तित्व में आने लग गया था। गांव बनने से लोग क्या होते, आवश्यकता पड़ी और खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य चीज़ों का भी उत्पादन होने लगा। जैसे जैसे नए नए व्यवसाय बनने लगे, व्यवसाय मतलब बिजनेस, वैसे ही शहरीकरण का क्या होने लग गया बच्चों, विकास होने लगा था। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हुआ था बच्चों, इस प्रकार खाद्य उत्पादन और अन्य आर्थिक गतिविधियों के कारण क्या हुआ, जनसंख्या का घनत्व बढ़ने लग गया, यानी जनसंख्या एक जगह स्थायी काफ़ी लंबे समय तक रहने लग गई, जिससे गांव कस्बे बने और इसी कस्बे आगे चलकर क्या बने बच्चों, शहर बने। ठीक है ना, ये तरीका। इसके साथ साथ क्या होता, प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर के कारण क्या हुआ था, शहरीकरण को बढ़ावा मिला था। तो इस प्रकार से मेसोपोटामिया या उस समय नगरों में शहरीकरण को काफ़ी बढ़ावा मिला था। अब बात करते हैं शहरीकरण के महत्व के बारे में। तो बच्चों शहरीकरण के महत्व के बारे में अगर बात की जाए तो पहला है बच्चों शहरीकरण। देखो क्या होता था, श्रम विभाजन की आवश्यकता, यानी जो शहर होते थे, शहर और नगर केवल बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान ही नहीं थे, बल्कि यहाँ खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियाँ भी की जाती थी। ठीक है ना बच्चों, ऐसा नहीं है यहाँ सिर्फ खेती की जाती थी, ऐसा नहीं है। ठीक है, अन्य बहुत सारे काम यहाँ व्यवसाय किए जाते थे। जैसे नगर के जो लोग होते थे वो कभी आत्मनिर्भर थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि नगर में क्या होता था, गांव के अन्य लोगों द्वारा क्या होता, जो अन्य जो वस्तु बनाई जाती थी ना या सेवाओं के लिए उन पर आश्रित हुआ करते थे, गांव के लोगों पर। उनमें आपस में हमेशा लेन देन रहता था। उदाहरण के लिए उदाहरण से देखते हैं बच्चों, जैसे अगर बात की जाए कि एक पत्थर की मुद्रा या मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति को केवल पत्थर करने के लिए ही औजार की आवश्यकता पड़ती है, यानी वो किसमें कुशल है, केवल मूर्ति को बनाने में। अब ऐसा तो नहीं वो औजार खुद बनाएगा, औजार तो खुद नहीं बना सकता ना, वो जो कारीगर है वो औजार तो खुद नहीं बना सकता, वो मूर्ति बना सकता है। इसलिए उसे औजार बनाने वाले पर निर्भर रहना पड़ेगा, यानी औजार कोई और बनाएगा तो वो उससे पहले औजार लेकर आएगा फिर मूर्ति बनाएगा। इस प्रकार क्या होता था, श्रम का विभाजन शहरी जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था। अब बात करते हैं बच्चों कि जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया में माल की आवाजाही कैसे की जाती थी और मेसोपोटामिया के आयात निर्यात पर टिप्पणी कीजिए। तो बच्चों मेसोपोटामिया खाद्य संसाधनों से तो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था, बहुत मतलब खेती बहुत अच्छी होती थी यहाँ, लेकिन खनिज सामग्री यहाँ की बहुत ज़्यादा कमी होती थी। जैसे औजार, मनके, आभूषण, ये सब चीज़ें बनाने के लिए कोई भी धातु यहाँ उपलब्ध थी नहीं। ठीक है ना, इसके साथ साथ क्या होता था बच्चों कि प्राचीन काल से ही मेसोपोटामिया के लोग शायद लकड़ी या तांबा या सोना या चांदी या विभिन्न किस्म के जो पत्थर होते थे बच्चों, वो तुर्की, ईरान और खाड़ी पार देशों से मंगाया करते थे। इन देशों के पास क्या होता, खनिज सामग्री तो बहुत सारी थी, कोई कमी नहीं थी खनिज सामग्री, लेकिन यहाँ क्या होता, खेती करने के लिए क्या होता, बहुत कम गुंजाइश थी। क्योंकि आपको खुद ही पता है कि जो पहाड़ी जो देश होते हैं जैसे तुर्की, ईरान, ये पहाड़ी खाड़ी पार देश हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करना संभव नहीं था, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में खनिज बहुत आसानी से मिल जाता है। तो मेसोपोटामिया के आने वाली वस्तुओं के बदले क्या होता, हो सकता है कि ये कृषि उत्पाद बेच देते होंगे इन लोगों से, और उनसे क्या होते होंगे, खनिज सामग्री ले लिया करते होंगे। दूसरा बात करते हैं बच्चों परिवहन व्यवस्था के बारे में। अब भाई परिवहन व्यवस्था क्या थी कि मेसोपोटामिया के व्यापार क्या हो, तुर्की, ईरान, खरीफ पर मतलब खाड़ी पार के देशों के साथ हुआ करता था। जो मेसोपोटामिया जो व्यापार था तुर्की, ईरान और खाड़ी पार देशों के साथ हुआ करता था, इसलिए माल लाने और ले जाने के लिए एक अच्छी परिवहन व्यवस्था होनी चाहिए थी, आवश्यकता थी। माल को क्या होता था बच्चों, जो पशु होते हैं ना, पशुओं की पीठ पर
लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। लेकिन ये जो खर्चा होता था ना, शहरी अर्थव्यवस्था, इसका बोझ उठाने में बच्चों असमर्थ थी। और जल परिवहन सबसे अच्छा या सस्ता साधन था। क्यों? क्योंकि स्थल परिवहन में क्या होता था, पशुओं की चारे की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी। लेकिन जल परिवहन सबसे सस्ता साधन था। मेसोपोटामिया की नहर और जो प्राकृतिक जलधाराएं हैं, माल के परिवहन के लिए अच्छा मार्ग माना जाता है। और उन दोनों क्या होता था, जो बच्चों फरात नदी थी ना, उस समय एक नदी है बच्चों फरात नदी, मैंने आपको बताया था उस समय जो नदी थी फरात नदी, वो बच्चों विश्व मार्ग के रूप में जानी जाती थी, इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करती थी फरात नदी। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास का वर्णन कीजिए और प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के लोग की लिपि का वर्णन कीजिए। तो बच्चों देखो क्या हुआ था कि होता क्या था, बेसिकली लेखन कला का विकास, यानी प्रत्येक समाज को अपनी एक भाषा होती है, आप सभी को पता है। इसके द्वारा क्या करता है, व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है, मौखिक या लिखकर। भाषा में उतना ही फर्क नहीं है जितना हम अक्सर समझते हैं। लेखक लिपि या अर्थ निकालता है, आपको उच्चारित ध्वनियों को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। जैसे अगर बात की जाए बच्चों कि लेखन कार्य तभी शुरू हुआ होगा जब समाज में अपने लेन देन का हिसाब रखने के लिए क्या होगा, मतलब लेन देन करना होगा। क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन समय पर होता था और ये लेन देन बहुत ही लोग करते थे। सौदा विभिन्न प्रकार के माल में होता था, ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या होता था बच्चों कि किलाकार लिपि। अब किलाकार लिपि का मतलब क्या है, तो पहले समझिएगा। तो मेसोपोटामिया के लोग क्या थे, लेखन कला के सबसे पहले आविष्कारक थे, यानी लेखन कला का आविष्कार मेसोपोटामिया में होता था। इन्होंने चित्र लिपि का प्रयोग किया, लेकिन चित्रों को बनाना आसान नहीं था, इसलिए इन्होंने 2600 ईसा पूर्व में क्या हुआ, आसपास उन्होंने कलाकार कौन का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उनकी ये लिपिक किलाकार लिपि का नाम दिया गया इसको, ठीक है। या अगर बच्चों इसको साधारण शब्दों में आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना बच्चों, समझना। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा छोड़ो हटाओ, एक और टॉपिक में इसको ऐसे समझा देता हूँ कि जो हमारे एनसीईआरटी में जो बेसिक है, मैंने आपको बहुत आसानी समझाने की कोशिश करी है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाता हूँ। देखो मेसोपोटामिया में लोग क्या होते, चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। और चिकनी मिट्टी को क्या करते थे ये लोग, जैसे अगर मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ से अब समझ में आएगा आपको। देखो कि मेसोपोटामिया के लोग क्या होता है, मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखने का काम करते थे। लिपिक पहले क्या करता था, चिकनी मिट्टी को गीला कर देता था, जो लिखने वाला जो लिपिक लिखता था, उसके बाद उसको क्या गोद कर ठप कर देता था। टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर जो है, मतलब इसमें हम बात करने वाले हैं कि मिट्टी की पट्टी का प्रयोग किस तरह किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो मेसोपोटामिया के लोग हैं वो मिट्टी की पट्टिकाओं का प्रयोग करते थे लिखने के लिए। और लिपिक जो इस पर लिखा मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखता था, वो क्या करता था, सबसे पहले क्या था, चिकनी मिट्टी को ना गीला कर देता था और उसके बाद क्या करता था, उसे गूंथ कर एक चौकोर आकृति प्रदान करता था, ठीक है बच्चों, जिससे वे आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ ले सके। और सरकंडे की तीखी नोक से क्या करता था, उनकी मतलब जो सतह होती थी उस पर किलाकार या किलाक्षर लिपि पर क्या करता था, अक्षर को बनाया करता था। इसके साथ साथ क्या होता था बच्चों, ये प्रतीत है कि धूप में सुखाकर वो क्या करते थे, उस जो मिट्टी की पट्टिका होती थी उसे धूप में सुखाकर पक्की कर देते थे और वे मिट्टी के बर्तन जैसे ही मजबूत हो जाते थे और उस पर क्या था, कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं बन पाता था और हर सौदे के लिए एक नया अलग पत्रिका बनाई जाती थी। ये ही इसी तरीके से क्या करते थे, वो लोग मिट्टी की पट्टिका बनाकर क्या करते थे, काम किया करते थे। और जब क्या होता था बच्चों, जब काम खत्म हो जाता था तो उस मिट्टी की पट्टिका जो होती थी उसे क्या करते थे, फेंक दिया करते थे। सपोज करो एक नया सौदा है, उधार दिया सामान को, ठीक है, उस बंदे ने पैसा बाद में लौटा दिया, लौटाने के बाद क्या करता था, उसे फेंक दिया जाता था, ठीक है बच्चों। इसलिए क्या होता था कि जो मेसोपोटामिया की खुदाई स्थलों में सैकड़ों इसी मिट्टी की पट्टिकाएं मिली थी, ठीक है ना। और याद रखिए मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि क्या थी, किलाकार या किलाक्षर थी बच्चों, ठीक है, किलाकार या किलाक्षर लिपि थी जिसमें वो लोग लिखा करते थे, ठीक है बच्चों। एक चीज़ और बता दो बच्चों, जो किलाकार या किलाक्षर है, ये जो किलाकार, ठीक है ना, जो किलाकार है, किलाकार, सॉरी गलत हो गया, तो किलाकार जो है कार, ठीक है, ये यूनानी भाषा के शब्द क्यूनी फॉर्म से बना है। क्यूनी का मतलब होता है खूटी, फॉर्म का मतलब होता है आकार, यानी खूटी के आकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जो मेसोपोटामिया में लेखन प्रणाली और साक्षरता का वर्णन कीजिए। तो बच्चों याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया जो पहले पट्टिका मिली थी
वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की थी। इन पट्टिकाओं पर क्या होता था, चिन्ह या संख्याएं दी गई थी, जैसे बैलों के, मछलियों के, रोटियां होती, इस प्रकार की 500 सूचियां पाई गई हैं। और आगे चलकर चित्र क्या होता था, लिपि की जगह ले लिया करता था। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो स्वर व्यंजन वाले यहाँ नहीं होते थे, बल्कि यहाँ चिन्ह हुआ करते थे बच्चों। ठीक है ना, प्रत्येक अक्षर के लिए क्या होता था, एक नया चिन्ह हुआ करता था। ठीक, इस प्रकार मेसोपोटामिक लिपि लिखने के लिए क्या करते थे, साइकोलॉजी में मतलब इन्हें ना पहले लिपि को सीखना पड़ता था और उसे गीली मिट्टी पर मतलब लिखते थे और फिर उसे सुखा दिया करते थे और फिर लेखन कार्य करते थे। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कार्य कुशलता की आवश्यकता होती थी। अगर साक्षरता के बारे में बात की जाए मेसोपोटामिया के, तो बच्चों याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया बहुत कम लोग साक्षर थे, क्योंकि जो मतलब यहाँ क्या था, चिन्हों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जिन्हें पढ़ पाना बहुत ज़्यादा पेचीदा हुआ करता था, याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। ठीक है ना, और मेसोपोटामिया बहुत कम लोग ही शिक्षित हुआ करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों कि जो मेसोपोटामिया के मंदिरों की विशेषताएं बताइए और ऐसा सोचने के क्या कारण है, पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे होते थे। तो देख लिया बच्चों, देखो मेसोपोटामिया के लोग क्या करते हैं, अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है ना, और उन्होंने क्या कहता है, अनेक मंदिर बनवा रखे थे। इन मंदिरों को क्या करते थे, जिगुरात कहा जाता था, मेसोपोटामिया मंदिरों को। ये मंदिर बहुत ही विशाल हुआ करते थे, इसलिए क्या होता है, मीलों दूर तक ही काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिया करते थे। जिगुरात मंदिर कई मंजिलों तक बने होते थे, जिनकी ऊपरी मंजिल क्या होती थी, हर निचली मंजिल से की अपेक्षा क्या होती थी, छोटी हुआ करती थी। इसके साथ साथ क्या होता था बच्चों कि मेसोपोटामिया का सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निवास स्थान हुआ करता था, जैसे यहाँ चंद्र देवता थे, आराध्य देवता थे, मत्स्य देवता थे और स्थानीय लोगों के स्वामी माने जाते थे। जो इनाना जो थी बच्चों, देखो थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, ये पहली पीडीएफ है, मैं नेक्स्ट पीडीएफ में जरूर सुधार दूंगा। ठीक है, तो मेरी बातों को जरूर ध्यान सुनना, बातों में कोई गलती नहीं है। तो यहाँ इनाना देवी थी जो युद्ध और प्रेम की देवी मानी जाती हैं। इसके साथ साथ बच्चों होता क्या था, शुरू के मंदिर कुछ घर की तरह होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवी देवता क्या होता निवास स्थान होता था। पुजारी लोग क्या होते थे, स्वयं भी इसी मंदिर में रहा करते थे। मंदिर में जादू टोने, बीमारियों ठीक करने और यहाँ की लिखाई पढ़ाई का कार्य होता था। कई बार चीज़ों के लेन देन का कार्य भी यहीं होता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुराने मंदिर काफ़ी हद तक घरों के जैसे दिखाई देते थे। अब बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जो दक्षिणी मेसोपोटामिया में मंदिरों का काम किस प्रकार होता था। मेसोपोटामिया में मंदिर का काम निम्नलिखित प्रकार से होता था बच्चों। देखो, युद्धबंदियाँ या स्थानीय लोगों के अनिवार्य रूप से मंदिरों में शासक का काम करना पड़ता था। काम करने वाले लोगों को कम से कम मतलब मजदूरी जो होता था, मजदूरी के रूप में अनाज दिया जाता था। ठीक है ना, इसके लिए क्या करते थे, राशन की सूचियाँ बनाई जाती थी और उन सूचियों के अनुसार क्या होता था, जो अनाज जैसे अनाज, कपड़ा, ठीक है ना बच्चों, तेल आदि क्या होता था, दिया जाता था। मंदिरों में काम काफ़ी समय तक चलता था। एक अनुमान के अनुसार है कि इन मंदिरों में एक मंदिर को बनाने में लगभग 1500 आदमी और 5 साल तक का और 10 घंटे रोज काम करते थे, तब जाके 5 साल बाद एक मंदिर तैयार होता था। इसके साथ साथ बच्चों होता क्या था कि शासक के आदेश से आम लोग क्या करते थे, पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंट तैयार करने और उन्हें मंदिर में लगाने और दूर दूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामग्री लाने का काम किया करते थे। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता था बच्चों, शासक के आदेश से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंट तैयार करने, उन्हें मंदिर में लाने और दूर देश तक जाकर मंदिरों के लिए उपयुक्त सामग्री लाने का भी काम करते थे। सैकड़ों लोग क्या करते थे, मिट्टी के शंकु बनाने और फिर उसे पकाने का काम भी करते थे। शंकु को अलग अलग रंगों में रख दिया करते थे और मंदिरों की दीवारों में लगाया जाता था, जिससे वह दीवारें काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो जाया करती थी। इस प्रकार से शंकु के आकार का हुआ करता था। अब बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जो मेसोपोटामिया के नगरों की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए और मेसोपोटामिया के लोगों के शहरी जीवन का वर्णन कीजिए। तो बच्चों पहला तो याद रखिएगा कि सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात की जाए तो उच्च सम्राट वर्ग, कहने का मतलब मेसोपोटामिया में नगरों में सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च वर्ग, सम्राट वर्ग का उदय हो चुका था। ये धन दौलत का अधिकांश भाग समाज के एक छोटे से वर्ग यानी उच्च वर्ग के पास था, मतलब पैसा बहुत हुआ करता था इन लोगों के पास। इसके साथ साथ क्या होता था बच्चों, मेसोपोटामिया में एकल परिवार का प्रचलन हुआ करता था। एकल परिवार काफ़ी ज़्यादा आदर्श माना जाता था। ठीक है, एक शादीशुदा
बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ रहा करता था। पिता परिवार के क्या होता बच्चों, मुखिया हुआ करता था। इसके साथ साथ बच्चों क्या होता था कि जो विवाह की यानी विवाह करने की इच्छा के बारे में पहले घोषणा की जाती थी, फिर वधू के माता पिता उनके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। उसके बाद क्या होता था, दोनों पक्ष यानी वर पक्ष और वधू पक्ष आपस में उपहार का आदान प्रदान करते थे और विवाह की रस्मों को आगे बढ़ाया करते थे। उपहार का आदान प्रदान किया जाता था और फिर दोनों ही क्या करते थे, बैठकर एक साथ भोजन किया करते थे। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ पिता जो होता था बच्चों, पिता द्वारा अपने अपने उत्तराधिकारी का हिस्सा दिया जाता था और पिता का घर, पशुधन, खेत ये सारे पुत्रों को मिलता था बच्चों। स्त्री अब केवल इतना ही था कि जो वधूगमन करते समय जो उन्हें मिला वो उन्हीं का था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि जो उर नगर की व्यवस्था, जो उर नगर है उसके बारे में हमें उल्लेख करना है। तो याद रखिएगा, उर नगर उन लोगों में से एक नगर था जहाँ सबसे पहले खुदाई कार्य हुआ था बच्चों। मेसोपोटामिया का ऐसा नगर था जिसे साधारण घरों की खुदाई 1923 के दशक में हुई थी और व्यवस्थित ढंग से खुदाई की गई थी। खुदाई के दौरान बहुत सारी ऐसी अलग अलग जानकारियां हमें मिली थी जो इस प्रकार से मैं बताता हूँ। पहला, यहाँ नगर नियोजन प्रणाली का अभाव होता था। जो गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी और सकरी होती थी, जैसे पहिए वाली जो गाड़ियाँ होती थी घरों तक नहीं जा सकती थी, इसलिए जो गलियाँ होती थी जो टेढ़ी मेढ़ी होती थी, ठीक है, इस तरीके से। तो जो पहिए वाली गाड़ियाँ यहाँ नहीं जा सकती थी, ठीक है ना, पहुँचने के लिए गधों का सहारा लिया जाता था। जल निकास प्रणाली कोई विशेष अवस्था नहीं थी, मतलब बच्चों काफ़ी ज़्यादा ये इंटेलिजेंट हुआ करते थे। मतलब क्या होता था, जो घर का जितना भी कचरा वचरा होता था, ठीक है बच्चों, वो सारी गलियों में फेंक दिया करते थे, ठीक है ना। और देखो देख रहा है, उस नगर में क्या होता था, सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था, सारा पूरा कचरा गलियों में डाल दिया जाता था और आने वाले जो लोग हैं वो पैरों के नीचे क्या करते थे, इसे दबा दिया करते थे, ठीक है, पैरों के नीचे आता था। और बाहर पूरा डालने वाले गलियों की सतह ऊंची उठा लेते। जब जैसे कूड़ा जो होता था, जैसे बरसात के समय कीचड़ कीचड़ हो जाता था, तो जब ये कूड़ा जो होता था या कीचड़ जब अंदर की ओर आता था तो लोग क्या करते थे, घर की दहलीजों को ऊंचा उठा लेते थे, ठीक है बच्चों, वर्षा के समय। अब बाद में कीचड़ हो जाता था, ठीक है, इस तरीके से ये लोग बुद्धिमान थे। इसके साथ साथ क्या होता था बच्चों कि मेसोपोटामिया में कमरों में खिड़कियाँ नहीं होती थी। प्रकाश क्या होता, आंगन से आता था, दरवाजा से होकर कमरे में आते थे और इससे घरों के परिवार की क्या होती, गोपनीयता बनी रहती थी। पूरे नगर में जो क्या था, काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास होता था। जैसे क्या होता था बच्चों, पति के मत जैसे क्या होता था, जो दहलीज ऊंची उठी होती थी तो जो स्त्री धन दौलत लेके आती थी, अगर सामने का दरवाज़ा किसी और जो सामने का दरवाज़ा होता था बच्चों वो किसी दूसरे के घर की ओर ना खुले तो वो सौभाग्य के लेके आती थी। अगर दूसरे के यहाँ खुल जाए ना सामने से, तो वो स्त्री अपने पति के लिए यातनाएं पीड़ा लेकर आती थी। इसके साथ अब बात करते हो, उर नगर में वासियों के लिए एक कब्रिस्तान होता था जिसमें शासकों और आम जनता के कमरे पाई मतलब जैसे क्या होता, जैसे आम शासक जो होते थे, शासक होते थे, इनका कब्र होता था। अब कुछ लोग तो इतना ज़्यादा अपने लोगों से प्रेम करते थे कि अपने घर के नीचे ही क्या करते, दफना लिया करते थे अपने लोगों को। अब बात करते हैं बच्चों, मारी नगर के महत्व का वर्णन कीजिए। अब मारी नगर के व्यापार और समृद्धि के लिए क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा बच्चों, 2000 ईसा पूर्व में जो मारी नगर था एक शाही नगर के राजधानी के रूप में फला फूला था। और मारी राज्य वैसे तो किसान और पशु चारक दोनों ही यहाँ रहा करते थे, लेकिन उसे प्रदेश का अधिकांश भाग बकरी चराने वाले लोग ही काम करते थे, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ क्या होता था बच्चों, पशु चारकों को जब अनाज और धातु आदि की जरूरत होती थी तब वो क्या करते थे, अपने पशुओं और उनके पनीर, चमड़ा, मांस आदि के बदले चीज़ ले लिया करते थे। इसके साथ साथ क्या होता था बच्चों कि मारी नगर एक नियत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल बन चुका था, जहाँ से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और अन्य किस्म का जो माल होता था बच्चों, वो नाव के माध्यम से क्या होता था, नाव के जरिए क्या होता था, नदी के रास्ते तुर्की, सीरिया, लेबनान ले जाया जाता था। और सामान ले जाने वाले जहाज मारी में ही रुकते थे। और मारी नगर के जो अधिकारी होते थे ना बच्चों, वो माल की कीमत का लगभग 10% क्या वसूला करते थे। इस प्रकार से मारी नगर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हो चुका था। अब बात करते हैं बच्चों मारी नगर के राजमहल की पहाड़ियों के बारे में। तो बच्चों मारी नगर राजमहल की पहाड़ियों के बारे में क्या है, तो देखते हैं बच्चों। पहला तो याद रखिएगा,
कि मारी जो था, मारी का विशाल राजमहल वहाँ की सारे परिवार के निवास स्थान था, जो शाही परिवार होते थे, शाही, और साथ में प्रशासन, उत्पादन का निर्माण केंद्र था। दैनिक सूची जैसे अनुसार राजा के भोजन मेज पर हर रोज भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ जो होते हैं ना, मतलब मेज होता था उस पर भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ खाने के लिए चीज़ें रख दी जाती थी, आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, ये सारी चीज़ें रख दी जाती थी। इस तरीके था मारी का राजमहल। अब बच्चों अंतिम क्वेश्चन है ये कि क्या ये कहना सही होगा कि खाना बदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे? तो बच्चों होता क्या था एक्चुअली, जो खाना बदोश होते थे, खाना बदोश का मतलब जो पशुचारक जो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो खाना बदोश पशुचारक शहरी जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा नहीं थे, या थे भी। जैसे क्या करते थे, अपने भेड़ बकरियों को ना पालते थे और अपने भेड़ बकरियों को क्या करते थे, पानी पिलाने के लिए बोए गए खेतों से गुजार दिया करते थे, जिसके कारण किसानों की जो फसलें होती थी ना खराब हो जाती थी, ठीक है ना, फसलें जो होती थी खराब हो जाती थी, और किसान इसीलिए क्या करते, कई बार क्या होता, हमला करके उन्हें लूट, और इसके साथ साथ जो खाना बदोश होते थे ना, वो लोग किसानों पर आक्रमण करके क्या करते थे, उन्हें कई बार लूट लिया करते थे। इसलिए क्या करते थे बच्चों कि जो उनकी स्थिति जो होती ना, उनकी गतिविधियों पर संदेह होता था, और कहीं किसी छापे या हमले की योजना तो नहीं बना रहे इस बारे में, तो कभी कभी बस्ती में रहने वाले जो लोग होते थे इनका रास्ता रोक लिया करते थे, और पशुओं को नदी या नहर तक नहीं ले जाने देते थे। और इस प्रकार से खाना बदोश किसान क्या होते थे, जो झगड़े करते थे और शहरी जीवन के लिए क्या बन गए थे, खतरा बन गए थे बच्चों। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन के अलावा ये क्वेश्चन आपकी किताब का सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं बता रहा हूँ बच्चों इस यूट्यूब चैनल पे पहले बता रहा हूँ, इससे ये आपका 100% ये क्वेश्चन आएगा। अगर जिसने मेरी लास्ट तक वीडियो देख रहा है बच्चों, ये पेपर 100% आएगा ये पेपर में। तो हम बात करेंगे आखिर मेसोपोटामिया ने दुनिया को दिया क्या है। तो पहला है ना, कुम्हार के चाक का प्रयोग सबसे पहले हमें मेसोपोटामिया ने सिखाया है। शीशे के बर्तन सबसे पहले मेसोपोटामिया के लोगों ने ही बनाया था। मेसोपोटामिया के जो लोगों ने सबसे पहले लेखन कला और लिखित कानून का निर्माण किया था बच्चों, सबसे पहले, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया के जो सबसे पहले मेहराब, गुंबद और स्तंभों का प्रयोग सबसे मेसोपोटामिया ने किया था। और मेसोपोटामिया में क्या हुआ था, सबसे पहले 1 घंटे में जैसे होता है ना 60 मिनट, 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकेंड, ठीक है ना, और 360 2 में से बांटा, मतलब बेसिकली, या मैं आसान शब्द में बताऊँ तो जैसे एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है, एक साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। पूरी जानकारी हमें मेसोपोटामिया ने दी है बच्चों। और इसके साथ साथ मेसोपोटामिया वालों ने ही सबसे पहले पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी और विश्वविद्यालय खोले। सबसे पहले विश्वविद्यालय मेसोपोटामिया में ही खोले गए थे। तो बच्चों ये था इस वीडियो कंप्लीट पार्ट है बच्चों। इस चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी से आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला बच्चों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, मैं नेक्स्ट PDF में जितना हो सके कोई मिस्टेक्स नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। धन्यवाद।